हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम आज से अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो कि हर एग्ज़ाम में जिसके क्वेश्चन देखे जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल सब्जेक्ट है, जिसे हम आज से यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एक नॉर्मली सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे दैनिक न्यूज़ चैनल्स पर लगा लीजिए आप, या किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए, जो एक नॉर्मल जानकारी होती है वो उसको हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जो पितामह थे, जो पिता थे राजनीतिक शास्त्र के जनक, वो थे अरस्तु। अरस्तु इसके जो पिता थे। हम पॉलिटिकल साइंस को 3 भागों में यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें संविधान, जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है, इसको संविधान को भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 संवैधानिक इतिहास, नंबर 2 अनुच्छेद, नंबर 3 अनुसूची। यदि हम पूरे अनुच्छेद भी नहीं कर पाते हैं, तो यदि हम अनुसूची भी करें तो हमें लगभग पूरे संविधान का अंदाज हो जाता है कि उसमें क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या पॉइंट ऑफ जो उसके पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ अब डिटेल से चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे हम अनुसूचियां। भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां। दोस्तों, मैं अनुसूचियों की बात करूं तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, उस समय भारतीय संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद समय समय पर उनके संशोधनों की आवश्यकता रही, और उसके बाद 8 अनुसूचियां 26 जनवरी 1950 को थी। उसके बाद समय समय पर इसमें संवैधानिक संशोधन हुए और आगे 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुसूची नंबर 1। इस अनुसूची के अंदर उल्लेख किया गया कि भारत 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि इसमें भारत की संसद कल को और प्रावधान करके इन स्टेटों की संख्या घटाती है या बढ़ा देती है, तो उसमें यहाँ उसकी संख्या चेंजेबल रहेगी। यदि इसमें कल कोई 2 स्टेट अदर बना दिए जाते हैं, तो इसमें फिर इसको 30 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ कहा जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर के जो आर्टिकल 370 और 35A थी, और जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके पहले 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होता था। इस प्रकार से ये चेंजेबल रहेंगे। तो हम कहेंगे अनुसूची 1 के अंदर भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। ये पहली अनुसूची के अंदर उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हुए मैं बात करेंगे अनुसूची 2। इस अनुसूची के अंदर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, वो तमाम संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, महालेखा, नियंत्रक एवं परीक्षक आदि के वेतन भत्तों और उनकी पेंशन का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के राष्ट्रपति, वर्तमान समय में इनकी 5 लाख पर मंथ इनका वेतन है। इसी प्रकार मैं बात करूं तो भारत के उपराष्ट्रपति 4 लाख, इसी प्रकार राज्यों के राज्यपाल 3.5 लाख, इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 2.5 लाख। इस प्रकार से जो भी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके अलग अलग वेतन भत्तों और उनको दी जाने वाली पेंशन का उल्लेख किया गया है। पर एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के वेतन एवं पेंशन भत्तों का उल्लेख किया गया है। आपका आंसर होना चाहिए अनुसूची नंबर 2। आगे बढ़ेंगे हम अगली अनुसूची की, इसी क्रम में बात करेंगे अनुसूची 3। इस अनुसूची के अंदर भारत के अंदर जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं एवं मंत्री आदि के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख इस संविधान के इस अनुसूची के अंदर किया गया है। जो उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, जब हम देखते हैं किसी भी नए जज की अपॉइंटमेंट होती है किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी मंत्री को जो पद ग्रहण करवाया जाता है, उससे पहले उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसके अंदर वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। उन शपथ का उल्लेख इस अनुसूची के अंदर किया गया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सा, इजी सा सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मंत्री आदि की जो शपथ ली जाती है उसमें उसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे अनुसूची नंबर 4। अनुसूची 4 की मैं बात करूं तो इस अनुसूची के अंदर राज्यों का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसका वर्णन किया गया है। अर्थात प्रत्येक राज्य को कितने सदस्य राज्यसभा के अंदर चुन करके आएंगे, उन राज्यसभा के सदस्यों का यहां उल्लेख किया गया है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश 31 सदस्य। इसी प्रकार मैं बात करूं तो महाराष्ट्र 19 सदस्य। इसी प्रकार हरियाणा 5 सदस्य। इस प्रकार से सभी जो भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उनका जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल से डिस्कस किया गया है कि किस स्टेट को कितने सदस्य उसके द्वारा चुन के आएंगे। राज्यसभा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है उसका वर्णन किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में सभी राज्यसभा की सीटों के राज्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुसूची नंबर 4। आगे हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 5। इस अनुसूची के तहत जो भारत में
जो अनुसूचित जाति, इसको हम बोल सकते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जाति होती है जो हमारे लगभग हर स्टेट में पाई जाती है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति होती है जिन्हें हम आदिवासी समाज भी कहते हैं, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब जिन्हें हम आदिवासी भी समुदाय भी कहते हैं, उस अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का वर्णन इस अनुसूची के अंदर किया गया है। उनके आरक्षण का वर्णन किया गया है। उनको जो आरक्षण जो इन अनुसूचित जाति और जनजाति के को दिया गया है उसका वर्णन बंद है क्या इसके अंदर किया गया है। यह अनुसूची 5। हम आगे बात करेंगे अनुसूची नंबर 6 इसी प्रकार से बढ़ते हुए। इस अनुसूची के अंदर अनुसूची नंबर 6 के अंदर की यदि मैं बात करूं तो इस अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है का जो प्रशासन है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। यदि इसको थोड़ा सा हम और गहराई से समझने की कोशिश करें तो जब आपको हम अनुच्छेद कराएंगे तो उसके अंदर आपको मैं बताऊं भीगा कि जो आर्टिकल 371 यानी 371 है उसके बारे में नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों को लेकर स्पेशल प्रोविजन है। उन प्रोविजन के अंदर हम डिटेल से बाद में डिस्कस भी करेंगे। उन्हीं से संबंधित ये अनुसूची है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है के बारे में विशेष जो इनको दर्जा है उसका उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो विशेष इनके जनजातीय प्रशासन के जो दर्जा दिया गया है उसका उल्लेख अनुसूची नंबर 6 के अंदर किया गया है। इसी प्रकार मैं बात करूं आगे अनुसूची नंबर 7, संविधान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अनुसूची। इस अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। जब भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाया तो उन्होंने उस समय सोचा कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। यदि राज्यों का संघ होगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, जिसको हम केंद्र सरकार कहेंगे, और राज्य की राज्य सरकार। उनके बीच शक्तियों का बंटवारा करना बहुत अति आवश्यक था। यदि हम उनके शक्तियों का बंटवारा नहीं करते तो यदि किसी भी स्टेट में डिफरेंट किसी दल की सरकार है, केंद्र में किसी और दल की सरकार है, मान लीजिए केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है और स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार, तो स्वाभाविक था उनके अंदर झगड़ा होना, जिसके चलते जो प्रशासनिक कामकाज है उसमें बहुत बाधा उत्पन्न होती। इसलिए उस समय संविधान निर्माताओं ने रास्ता निकाला कि केंद्र और राज्यों के बीच हम शक्तियों का बंटवारा पहले ही कर देंगे, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स उनको तय किया गया कि इस सब्जेक्ट पर यह गवर्नमेंट काम करेगी और इस सब्जेक्ट के अंदर यह गवर्नमेंट काम करेगी, उसको पहले से ही तय कर दिया गया था। इसलिए हम उन सब्जेक्टों का यहाँ पर डीपली जिक्र भी करेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा।
इस अनुसूची को 3 सूचियों के अंदर बांटा गया है। संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के अंदर इन शक्तियों का बंटवारा किया गया। सबसे पहले बात करेंगे संघ सूची। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो इस सूची के तहत, संघ सूची के तहत जो सब्जेक्ट आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को, संघ सूची के तहत कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूं राज्य सूची, इस पर कानून राज्य सरकार, राज्य सूची पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। जबकि बात करें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करें तो इनके ऊपर कानून केंद्र, राज्य सरकार संयुक्त रूप से निर्माण करेंगी। समवर्ती सूची के तहत कानून केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करेंगी। अब मैं एक एक सूची को डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची। संघ सूची, इस सूची की बात करूं तो इस पर कानून केवल केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार है। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय इस सूची के अंतर्गत 97 विषय थे। 97 विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन किए गए। उन विषयों पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार निर्माण कर सकती थी। उदाहरण के लिए विदेश, रक्षा, संचार, रेल, जनगणना, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके ऊपर इस प्रकार से 97 सब्जेक्ट्स जो केंद्र के महत्व के थे वो केंद्र सरकार के अधीन किए गए कि इन कानूनों पर सिर्फ कानून निर्माण का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त होगा। किसी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पर कानून का निर्माण नहीं कर सकती। यदि कोई भी राज्य सरकार इस पर कानून का निर्माण करती है तो वो संवैधानिक रूप से असंवैधानिक होगा। कोई भी न तो किसी विदेशी मामलों में कोई स्टेट गवर्नमेंट दखल दे सकती, न ही रक्षा के मामलों में कोई स्टेट गवर्नमेंट दखल दे सकती, न ही संचार के मामले में, न ही रेलवे के मामले में। इन पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है, जो इनके ऊपर कानून का निर्माण करेगी। जब 26 जनवरी 1950 को इसके अंदर 97 विषय थे, लेकिन बाद में कुछ विषयों का केंद्र के महत्व के होने के बाद इनमें संशोधन करके वर्तमान में 100 विषय इस सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास हैं, जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर सकती है। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अनुसूची 7 में संघ सूची के अंतर्गत भारत सरकार कितने विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है? आपका आंसर होगा 100। पूछा जा सकता है जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय संघ सूची के अंतर्गत कितने विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया? आपका आंसर होगा 97 सब्जेक्ट्स।
प्रश्न के लिए आपको डाल सकता है कि विदेश जो एक्सटर्नल अफेयर सब्जेक्ट है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है जो रक्षा विषय है इसके अंदर कौन सी सरकार कानून निर्माण कर सकती है। ऑप्शन हो सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सिर्फ केंद्र। इनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी दखल नहीं दे सकती। अगली सूची की बात करेंगे हम। राज्य सूची। राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास है। सिर्फ कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण केवल राज्य सरकारें कर सकती हैं। 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत उस समय जब इस सूची का निर्माण किया गया, उस समय राज्य सूची के 66 विषय थे। 66 विषयों पर उस समय राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन कई बार ऐसे संवैधानिक संकट भी क्रिएट हुए, तो संसद में राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया, यदि कोई सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है और वो राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर राज्यसभा 1 वर्ष के लिए निर्माण कर सकती है। यह भारतीय संविधान के अंदर, जब मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगा तब अनुच्छेद 249 के अंदर इसका स्पष्ट वर्णन है कि कोई भी विषय यदि वो राज्य सूची का है और यदि वो राष्ट्रीय महत्व का है तो उसके ऊपर केंद्र की सरकार कानूनों का निर्माण कर सकती है। लेकिन जो सूची की बात करें तो इस पर कानून बनाने का केवल अधिकार राज्य सरकार को है। और वर्तमान की बात करूं तो मैं वर्तमान के अंदर इसमें 61 विषय वर्तमान में सूची के अंतर्गत आते हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार निर्माण कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जब ये लागू हुआ तब 66 विषय थे, आज 61 विषय। इसका मतलब 5 सब्जेक्ट्स या तो हटाए गए या उनको संघ सूची में डाल दिया गया या समवर्ती सूची में डाला गया। क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया कि राज्य सूची के विषय ऐसे महत्व के होते हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार को कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार समय समय पर संशोधन करके इन सब्जेक्ट्स के अंदर बदलाव कर सकती है, जिसके तहत 5 सब्जेक्ट्स या तो समवर्ती सूची में डाले गए या संघ सूची के अंदर डाले गए। हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, सिंचाई आदि सब्जेक्ट्स जो राज्य सूची के हैं, इन पर निर्माण केवल राज्य सरकार कर सकती है। देखा होगा जब कई बार पार्लियामेंट में किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो सेंटर की तरफ से जो होम मिनिस्टर उसका रिप्लाई करते हैं तो उनमें स्पष्ट तौर से कहा जाता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। यानी केवल जो कानून बनाने का अधिकार ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट इसके इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए इस सूची की बात करें तो इस पर केवल कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। 26 जनवरी 1950 के अंदर इसके अंदर 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में बात करें तो हम इसके अंदर 61 विषय हैं। फॉर एग्जाम्पल कानून एवं व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि विषय इस सूची के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं हम आपको समझ में आ रहा होगा। अगली सूची की बात करेंगे हम समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के तहत अब प्रश्न उठेगा कि इस सूची के अंतर्गत कौन सी केंद्र सरकार कानून बना सकती है या राज्य सरकार कानून बना सकती है। इस सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों
कानून का निर्माण कर सकती हैं। अर्थात केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानूनों का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार ने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक कानून पास किया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने भी वो कानून पास कर दिया, लेकिन दोनों के अंदर विरोधाभास की स्थिति है, तो उस विरोध की स्थिति में जो कानून की जो स्कल होगी, जो जिस कानून को मान्य होगा वो सिर्फ केंद्र सरकार का मान्य होगा। विरोध की स्थिति में यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों में विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, तो इस समय कानून सिर्फ केंद्र सरकार का मान्य होगा, न कि उस स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। 26 जनवरी 1950 की बात करूं तो उस समय जो संविधान का निर्माण किया गया, उस समय संविधान निर्माताओं ने 47 विषय ऐसे उस समय उन्होंने विचार किया था कि ये समवर्ती सूची में हम डालेंगे, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानूनों का निर्माण करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानूनों का निर्माण करेगी। 47 विषय उस समय इसके अंदर कानूनों का निर्माण कर सकती थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की मैं बात करूं तो वर्तमान में इसके अंदर 52 विषयों पर समवर्ती सूची के अंदर डाले गए हैं, जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें 52 विषय वर्तमान में, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानूनें बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल शिक्षा 1 जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं, शिक्षा का संबंधित कोई भी सब्जेक्ट है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कानून बना सकती है, केंद्र भी कानून बना सकता है। 1 है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कानून बना सकती हैं और केंद्र भी अपना कानून बना सकता है। यदि इनमें विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई तो कानून सिर्फ केंद्र का मान्य होगा। वर्तमान समय में इसके अंदर 52 विषय ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जब यह संविधान लागू किया गया उस समय इसके अंदर 47 विषय थे। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और ये एक महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसमें हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण, पूरा संविधान लगभग बेस्ट मिलेगा आपको। इसके अनुच्छेद इससे रिलेटेड मिलेंगे आप जब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम बात करेंगे अनुसूची 8। इस अनुसूची के अंतर्गत भारत के संविधान के द्वारा जो भाषाएं स्वीकार की गई हैं उन भाषाओं का जिक्र इसके अंदर किया गया है। भाषाओं का जिक्र, भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का बात करूं तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत की राजभाषा है। 1965 के अंदर हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, उस समय इसके अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान की बात करूं, वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाएं वर्तमान समय में भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार की गई हैं। इसका मतलब 8 भाषाएं बाद में संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई हैं, जिसका हम अब डिटेल से जिक्र भी करेंगे। 14 भाषाओं का उल्लेख 26 जनवरी 1950 के अंदर कर दिया गया था। 15वीं भाषा के तौर पर
सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत ये भाषा जोड़ी गई। भारत की अनुसूची 8 में इसका उल्लेख किया गया। इसी प्रकार से 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को इन संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया। दोस्तों, आपको याद करने के लिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक भी है। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। जब आप एग्जाम की दृष्टि से जाओगे तो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई, तो आप कह सकते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को भारतीय संविधान के अंदर उल्लेखित किया गया। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 4 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र था, 4 भाषाओं का जिक्र हमने और कर दिया, भाषा हो गई 18। इसी प्रकार से वर्तमान की बात करें तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका मतलब एक संविधान संशोधन और किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आपको याद रखने की भी बात है, क्योंकि आप सिंपल सी सोच सकते हैं कि संथाली एक जनजाति भी है हमारे झारखंड के अंदर। इसी प्रकार से मैथिली जो बिहार का इलाका है कुछ उसके अंदर बोली जाती है। इसी प्रकार डोगरी जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बोली जाती है। इस प्रकार से इन भाषाओं का समय समय पर उल्लेख होता रहा। तो वर्तमान में बात करें तो हम 22 भाषाओं का जिक्र भारतीय संविधान के अंतर्गत है। लेकिन प्रश्न उठ सकता है, क्या इंग्लिश भाषा का वर्णन इस 22 भाषाओं के अंतर्गत किया गया है? आपका उत्तर होगा नहीं। इन 22 भाषाओं के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन नागालैंड के, हम नागालैंड की राजभाषा का जिक्र करें तो उनकी जो राजभाषा है वो इंग्लिश है, जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश। इन 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है। आशा करता हूं कि यह अनुसूची भी आपको समझ में आई होगी। आज 8 अनुसूचियां दोस्तों हमने की हैं। आज के लिए हम इतना काम करेंगे। जो बाकी हमारी 4 अनुसूचियां बची हुई हैं उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कृपया इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।